Welcome to Spandan Academy. Today we read History of 6th class, Chapter 7. Ashoka the Empire who gave up war. अशोका एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया. A very big kingdom in empire. The line that we see on our notes and coin have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 6. इस चैप्टर में हम अशोका की जो अशोक हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे. तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों में देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनका एक लंबा इतिहास है. उनके पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया था. इस विषय में तो आप लोगों ने लेसन 6 में पढ़ चुके हैं. तो इतिहास के महत्तम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं. इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके जो राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है. अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी. चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी. चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं. डेंसिटी का मीन्स होता है वंश. वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है. मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए. चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक. There were several cities in the empire marked with black dot on the map. There include the capital Patliputra, Takshashila and Ujjain. Takshashila was a gateway to the northwest, including Central Asia. साम्राज्य के बहुत से नगर हैं जो आपको जो नीचे मैप दिया है इसमें ब्लैक जो डॉट से बताया है, ब्लैक बिंदुओं से बताया है कि इसमें साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे मुख्य नगर थे. तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था. दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भाग से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था. शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे. साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पालकों के गांव बसे हुए हैं. मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ है. वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करने की जीविका चलाते हैं. साम्राज्य के जो अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की भी पोशाकें पहनते हैं. हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? राज्य साम्राज्य से किस प्रकार डिफरेंट है? तो चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है. इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती है. रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन. एज द एम्पायर वॉज ए लार्ज डिफरेंट
part where ruled difficulty. चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालनों, शिल्पकारों और व्यापारों से कर इकट्ठा करते थे। साम्राज्य अपना प्रशासन के लिए क्या क्या करता था? इसके लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको क्या देते थे? पनिश देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस होते थे, अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार एवं जो विशिष्ट मंत्री होते थे, उनकी सहायता से सब पर नियंत्रण, कंट्रोल रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर कंट्रोल रखा जाता था और अक्सर जो राजकुमारों को वहाँ का गवर्नर है ना, राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। ट्रिब्यूट, नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता है, वहाँ नजराना नियमित रूप से जब से संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। इसके बाद है कि जो अंत में जो जंगल वाले इलाके आते हैं, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, गाड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। तो ये क्या होता था, मतलब ये इन लोगों को दे सकते थे, तो वो ये चीज़ें नजराना के रूप में देते थे। अशोका ए यूनिक रूलर, अशोक एक अनोखा सम्राट। द मोस्ट फेमस Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोका जो थे, उनके ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोकास वार इन कलिंग, अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध में क्या बताया है कि कलिंग जो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जो मेप है आपको 5 नंबर का, उसमें बताया है कि अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृप्त हो गई, मतलब घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय भी लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें युद्ध में जब खून खराबा देखा तो उन्हें बुरा भी लगा, घृणा भी हुई, तो उन्होंने युद्ध ना करने का निर्णय लिया। What was अशोका धाम, अशोका का धाम क्या था? अशोका के जो धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें कि वे जो बुद्ध की उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी।
उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते थे। इससे कई बार टकराव भी पैदा हुए। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ गलत व्यवहार, क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में, पड़ोस के बीच में जो झगड़े होते थे, अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत्त नाम के अधिकारियों को नियुक्त की और जो जगह जगह जाकर धम्म की रक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह संदेश दिया कि वे राजाओं के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद भी पढ़ नहीं सकते। अशोक के जो धम्म के विचारों से प्रेरित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए उन अशोक ने क्या एक मैसेज दिया कि लोग विभिन्न अवसरों में वह अनुष्ठान जो करते हैं, उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो उनके बच्चों का बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तथा तरह तरह के जो अनुष्ठान करते हैं, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीति को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, तो वह अपने दासों और नौकरों के साथ क्या करें, अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें और सभी जीवों पर दया करें। ब्राह्मण तथा जो श्रमण होते हैं उनको दान दें। इस अपने धम्म की प्रशंसा तथा दूसरे के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। इस किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये उन्होंने मैसेज दिया। इसके बाद है, आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछड़े सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपि में देख सकते हैं। जो नीचे लिपि दी हुई है ये देखो, अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी हिंदी, बंगला, मलयालम और तमिल, ये लिपि दी हुई है 5। इसमें ये देखिए आप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।